हेलो फ्रेंड्स, पेट के नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमने जो है 10 प्रैक्टिस सेट में आई हुई जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण और जो भी पैराग्राफ हैं, टोटल जितने भी टॉपिक आने हैं वो हमने सारे इसमें कवर किए हुए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप पेशेंसफुली इसे देखिएगा। आपके 10 प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए लोकोक्ति क्या होती है। लोक में प्रसिद्ध जो उक्तियाँ होती हैं उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगत धन ईश यानी जगदीश में कौन सी संधि है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये व्यंजन संधि होगा। आप देखिए संधि के बारे में अगर हम जानते हैं तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, स्वर के मेल से जो संधियां बनती हैं वो स्वर संधि होती हैं। स्वर संधि के भी 5 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा क्या कहते हैं, वृद्धि संधि, एक होता है हमारा दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, एक होता है यड़ संधि और होता है अयादि संधि। यानी हमारी संधियां 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि होता है, फिर विसर्ग संधि होता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं हमारा जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में क्या होता है और संधि क्या होती है। संधि देखिए, 2 वर्णों के विकार, 2 वर्णों के जो संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। ये देखिए जो ये लास्ट पहला जो शब्द है इसका लास्ट का वर्ण है और ये जो पहला है ई, तो ये वाला व्यंजन वर्ण, ये वाला स्वर वर्ण, तो ये दोनों मिलके इन्होंने जो विकार उत्पन्न किया है ये यानी ता का यहाँ पे दा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण का विलोम शब्द क्या होगा। तो मिश्रण का विलोम शब्द रूक्षण होगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए शुद्ध और अशुद्ध पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है पूछा, हमने शुद्ध लगा के रख दिया। देखिए अंतर्धान होता है, ये भी सही है। अनुग्रहित भी ऐसे ही लिखते हैं, अधीन भी ऐसे ही लिखते हैं। अध्यात्म जो दिया हुआ है ये हमारा गलत है। अब देखिए अध्यात्म कैसे लिखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछ ले। तो देखिए अध्यात्म होता है, ये सही है, ना कि आध्यात्म होता है। ठीक है, छोटा आ होता है, बड़ा आ नहीं होता है। अब देखिए आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए अनल माने भी आग होता है, पावक माने भी आग होता है, कृशाणु माने भी आग होता है, लेकिन व्योम, व्योम माने आग नहीं होता है, व्योम माने आकाश होता है। ठीक है, आगे हम पैराग्राफ देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पैराग्राफ को देखने से पहले हम एक चीज़ ध्यान देते हैं। देखिए पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि जो भी इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। अगर हम उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें उसके आंसर टिक करने में आसानी होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, धर्म कहाँ निवास करता है। और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे दिया हुआ है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास। ठीक है, धर्म मनुष्य के भीतर जो है निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है ना ही धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी था, पहला क्वेश्चन तो हमें यहीं से मिल गया है कि धर्म जो है मनुष्य के भीतर निहित जो है देवत्व का विकास है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन केवल अनुभूति में निवास करता है। तो देखिए हमने पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया था तो हमें आंसर यहीं से पता चल गया। ऐसे ही करके ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आंसर्स को टिक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यही था हमारा, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। तो जाहिर सी बात है, पहले ही ऊपर लाइन में था कि देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है, अनुभूति में निवास करता है। ठीक है, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने पैराग्राफ को सॉल्व किया। कम टाइम में हम कैसे पैराग्राफ सॉल्व करें, ये इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, अब देखिए इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है, आप उसको पढ़ा होगा आपने तो आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है। पैराग्राफ के नंबर ना अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे आप सॉल्व करते हैं, फ्री के नंबर हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? सबसे लास्ट में आप देखिएगा दिया हुआ है पूर्णता, ज्ञान और आनंद की। अब देखिए दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए इसका जो शीर्षक है वो क्या है, धर्म के बारे में ही बात की गई है, तो धर्म का स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है आदिमार्ग आए थे, कहाँ से आए थे पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कुछ कुछ पैराग्राफ हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, जैसे ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, और शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने जो है जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है। अब देखिए इसका पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, इसके आंसर्स हम लगाते हैं। देखिए जो आदि मार्ग थे ये क्या थे, ये घुमक्कड़ थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो वैशाली में हुआ था। आप देखिएगा, देखिए मैंने आपको बोला था ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमको पता रहता है। ठीक है, तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकराचार्य ने कितनी वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। तो ये 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो देखिए इनकी जो अवस्था थी वो हमारी 35 वर्ष थी। अब देखिए श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है। देखिए श्रुति जो शब्द है इसका अर्थ होता है वेद, तो जो श्रुति धर्म हो गया तो ये वैदिक धर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए समान होगा नहीं, ठीक है, प्रतिदर्श होगा नहीं, इसका प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुसार होगा नहीं। अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है शब्द अन्वय। अन्वय में अन्वय का संधि विच्छेद करिए। अब देखिए अन्वय जो है इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो ये अनु धन अय हो जाएगा। ठीक है, अनुधन अय हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर पूछ ले कि कौन सी संधि है तो ये हमारी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। संधि भी मैंने आपको बता दी थी, ये स्वर संधि का भाग है। यण संधि है, ये स्वर संधि का भाग है। संधि मैंने आपको बताई थी, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार में भी ये यण संधि है। और देखिए यण संधि की एक ट्रिक होती है, हालांकि सब पे ये लागू नहीं होता है लेकिन 80% पे ये लागू होता है कि जो यण संधि होती है उनमें ऐसा आधा वर्ण आता है। ठीक है, आधा ऐसा वर्ण आता है, तो आप इस पे जो है गेस कर सकते हैं। हालांकि आपको प्रॉपर आना चाहिए लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अब देखिए दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। देखिए कुछ कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम जो है सुनते आए हैं। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ये ईर्ष्या से जल उठना हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति होता है किसी से जलता है तो कहते हैं तुम्हारे सीने में क्यों सांप लौट रहे हैं, तो यानी ईर्ष्या से जल उठना इसका हो जाएगा। अब देखिए कवित्री, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत लोगों का ये गलत भी होता है। दिया है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कवियत्री होगा, ये वाला होगा। आप इसको देख लीजिए कैसे इसको लिखते हैं। देखिए कवियत्री, ठीक है, ये हमारा शुद्ध होता है। ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है और मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्त्री जिसका पति जो है वो विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आरो में भी आया हुआ है और भी कई क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो देखिए वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, ये इसको कहते हैं प्रोषित पतिका कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी आप लगा लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पोषित पतिका कहते हैं। अब देखिए इसमें अगर इसके ऑप्शंस की हम बात करें तो देखिए नवोड़ा किसको कहते हैं। नवोड़ा देखिए क्या होती है, नई ब्याही हुई स्त्री। ठीक है, नई ब्याही हुई स्त्री। ठीक है, नई ब्याही हुई जो स्त्री होती है उसको हम नवोड़ा कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं किस
दो ऑप्शन इसके ये भी देख लेते हैं। देखिए आगत पति का क्या होता है, वह स्त्री जिसका पति जो है अभी स्वदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। और इस ऑप्शन को देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है वह स्त्री, मतलब वह जो स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से ही दुखी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आएंगे, और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है क्योंकि ये चारों के चारों क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से जो है पैराग्राफ है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पैराग्राफ है, मैं इसको स्लाइड कर देती हूँ, आप इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा, पॉज भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए इस अवतरण का जो सर्वस्व शीर्षक है वो क्या हो सकता है, पूछा है इसमें, आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो आंसर देखते हैं इसके। ठीक है, इसके आंसर देखते हैं। इसमें दिया है इस अवतरण का जो सर्वथा उपरोक्त शीर्षक है वो क्या है, जीवन और आशावाद है। ठीक है, इसका जीवन और आशावाद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है। तो देखिए परंपरा का विरोध करने से मतलब जो प्रतिभा है वो ऊपर नहीं उठती का आशय है परंपरा को स्वीकार करने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती, यानी हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नकारात्मकता का आशय क्या है। तो देखिए नकारात्मकता का जो आशय है वो क्या है हमारा, वो निराशावाद से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क करते हैं के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया है इसके बारे में जानते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। देखिए दिया है, निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, ये भी है। निराशावाद का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, ये भी है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं, ये भी सही है, यानी उपरोक्त हमारे चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, दिया है आत्मिक आनंद से क्या आशय है। तो आत्मिक आनंद से आशय होता है हमारा आह्लाद से होता है। नेक्स्ट भी हमारा देखिए जो है ये पैराग्राफ है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, देखिए सेवानिवृत्त होकर, जो सेवा वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कठोर सत्य किसे कहा गया है। देखिए हम पैराग्राफ के ही अकॉर्डिंग इसमें हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखते हैं, जैसे देखिए पूछा गया है इसमें कठोर सत्य किसे कहा गया है, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए जो ये कठोर सत्य है ये भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए किए जाने की जो आवश्यकता है वो बताई गई है। एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अच्छे कर्मों के नाम पर, ये दिया है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना ही बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ। अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें भी नहीं है पूछा है। देखिए विभावरी भी होता है, निशी भी होता है, रजनी भी होता है, समीर हमारा नहीं होता है। समीर हमारा क्या है, वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूक का विलोम क्या होता है। तो मूक का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वाचाल होता है। देखिए मूक क्या होता है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है। वाचाल क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध शब्द वाक्य भी आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए बढ़ते हैं, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अब देखिए इसमें से आप देखिए कौन सा हो सकता है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें। अब देखिए इसको कैसे अगर हम बनाएंगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे कि देखिए पहला हमारा देखिए दिया है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, यह व्यर्थ, ये हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो ऐसा नहीं होगा, देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण वर्ड जो लगा हुआ है इस वजह से ये वाक्य गलत हो जाएगा, इतना वाक्य ये शुद्ध है। भाई ने भाई के साथ जो है सलाह की, ये गलत है, भाई ने भाई को सलाह दी, भाई ने भाई को सलाह दी, साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों आपके करेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैदेही वनवास किसकी रचना है। देखिए रचना भी आपसे पूछेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं तो ये आपसे पूछेंगे। तो देखिए वैदेही वनवास है, ये क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। देखिए वैदेही वनवास, वैदेही क्या है, सीता जी का पर्यायवाची है, तो सीता जी वनवास में गई थी, किसके साथ गई थी, जो अयोध्या के राजा हैं श्री राम, उनके साथ गई थी, याद हो गया ना आपको। तो देखिए वैदेही वनवास, वैदेही अयोध्या के राजा के साथ वनवास गई थी, तो वैदेही वनवास किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए नदी, ये स्त्रीलिंग है, इलायची, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, और आपका दिया है प्यास, ये भी, जो ये पानी है ये पुल्लिंग है, ठीक है। देखिए ऐसे भी आप इसका पता लगा सकते हैं, नदी बहती है, इलायची खाई जाती है, प्यास लगती है, लेकिन पानी पिया जाता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन दिए हों और आपको जानना हो तो आप ऐसे करके वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके फ्री के नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पैराग्राफ आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बता देते हैं, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस जो है अपेक्षित होता है, इन सबके प्रति उत्कंठापूर्वक उत्साह जो आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स को आप पहले ज़रूर पढ़िएगा, तो आपका जो आंसर जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है, और आंसर भी आपके जो है 98% जो है सही होने के चांसेस होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सबसे प्राचीन वीरता कौन सी मानी गई है, ठीक है, क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। सेकंड है हमारा, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति जो है वो अपेक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कंठा जो है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत जो है लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य मीमांसकारों ने वीरता के कौन कौन से भेद बताए हैं, और ठीक है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा पैराग्राफ आ जाता है, तो आप इसको जो है पेशेंसफुली पढ़िए और हम इसके आंसर्स लगाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन जो सबसे प्राचीन वीरता है वो कौन सी मानी गई है। तो देखिए जो सबसे प्राचीन वीरता की अगर हम बात करते हैं तो वो युद्ध वीरता होती है, ठीक है, जो युद्ध वीरता होती है हमारी, ये सबसे प्राचीन वीरता मानी जाती है। आप इनके जो ये शब्द हैं कैसे लिखे हुए हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी शुद्ध में ऐसे भी पूछ सकता है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित होती है। तो देखिए युद्ध वीरता के लिए जो है इसमें क्या होना चाहिए, इस युद्ध अगर जो किसी व्यक्ति को करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें साहस भी होना चाहिए, प्रयत्न और कष्ट सहने का भी धीरज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कंठापूर्ण जो उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप गद्यांश पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है उत्कंठापूर्ण जो है वो आनंद, जो आनंद है ये उत्साह के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साहित्य मीमांसकारों ने जो वीरता है कि कौन कौन से वेद बताए हैं। तो देखिए वीरता के कौन कौन से वेद बताए, वीरता में क्या होना चाहिए, युद्धवीर होना चाहिए,
दानवीर होना चाहिए और दयावीर होनी चाहिए। ये तीनों गुण जो हैं ये साहित्य मीमांसकारों ने वीरता के बताए हैं। आप उसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से। नेक्स्ट है हमारा उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो देखिए उत्साह के जो भेद हैं वो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर किए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा पैराग्राफ है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट इसको मैं आप इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराती हूँ ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैराग्राफ हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, यानी पूछा गया है कि किन उद्योगों को जो है लघु उद्योग कहा गया है। तो देखिए लघु उद्योग किन्हें कहते हैं हम, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। लघु यानी छोटा, तो जो कम साधनों से प्रयोग किए जो शुरू किए जाते हैं उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए मशीनीकरण क्या होता है, मशीनीकरण से तात्पर्य होता है मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा अधिकाधिक उपयोग। नहीं, खरीद से नहीं मतलब होता है, निर्माण से भी नहीं, उपलब्धता से भी नहीं, उपयोग से होता है। ठीक है, लघु उद्योगों को पराश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या जो धारणा थी वो रही है। आप इसमें पैराग्राफ को पढ़िएगा, उसी अकॉर्डिंग इसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं हम। देखिए लघु उद्योगों को पराश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की जो धारणा थी कि लोगों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जाए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए भारत जैसे जो देश हैं उनमें इसका जो प्रयोग है वो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से लोग जो हैं जो लघु उद्योग है, यहाँ बहुत से लोग को जो है काम की ज़रूरत है। आप पैराग्राफ के ही अंतर्गत दीजिएगा। ठीक है, आंसर तो यहाँ पे क्या है, लोगों को, बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दिया हुआ है देवज्ञ का क्या अर्थ होता है। देखिए देव की, अगर हम देव की बात करते हैं तो देव का अर्थ क्या होता है, अगर सिंपली पूछ दे देव का क्या अर्थ होता है तो देव माने होता है हमारा भाग्य। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो देव का जो हमारा अर्थ होता है ये होता है भाग्य। अब भाग्य को बताने वाला कौन होता है, तो भाग्य को बताने वाला हमारा ज्योतिषी होता है। तो देवज्ञ को यानी भाग्य को जानने वाला, तो ये कौन हो जाएगा, ज्योतिषी। इसका आंसर हो जाएगा, आप देवता नहीं लगाएंगे, देव नहीं पूछा है, देवज्ञ पूछा है, तो ये ज्योतिषी हो जाएगा। देव माने होता है भाग्य। नेक्स्ट है हमारा लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए बोलगा से गंगा दिया हुआ है, बोलगा से गंगा दिया हुआ है, तो ये राहुल संकत्यायन की है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए बोलगा से गंगा जो दिया हुआ है ये राहुल संकत्यायन की है, ये सही है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है ये भी धर्मवीर भारती की है, ये भी सही है। आर्यों का आदि जो देश है ये संपूर्णानंद की है, ये भी सही है। जो दर्शन दिग्दर्शन है ये रामचंद्र शुक्ल की ना हो के ये किसकी है, ये राहुल सांकत्यायन की है। ठीक है, राहुल सांकत्यायन की है, आप इसको ध्यान देखिए। अब देखिए इसको याद करने की अगर हम देखें, ट्रिक नहीं लेकिन हाँ सिंपली याद करने का प्रोसेस देखिए। देखिए जो हमारे राहुल सांकत्यायन थे इन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने जो है घूमने पर्पज से ज़्यादा लिखी हैं। तो बोलगा से गंगा घूमने ये गए तो इन्होंने यही रचना लिख डाली, बोलगा से गंगा। अब सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, सूरज का जो 7वां घोड़ा है वो धर्म के रास्ते पर चलता है, यानी जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो धर्म के रास्ते पर चलता है, तो धर्मवीर भारती की हो गई। आर्यों का आदि देश हो गया, तो आर्यों का जो देश है वहाँ संपूर्ण लोग निवास करते हैं, तो क्या हो गया, संपूर्णानंद की हो गई। अब इस दर्शन दिग्दर्शन हो गया, तो जो हमारे राहुल संकत्यायन जी हैं ये कई सारे उसमें दर्शन कर चुके हैं पूरे भारत में और भी बहुत सारी जगह, तो इसलिए ये राहुल संकत्यायन की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी बतानी है इस बार हमें, तो देखिए शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी हमारी, आशीर्वाद। देखिए ये वाला जो आशीर्वाद है ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशीर्वाद होता है बहुत, और देखिए इसमें एक, हाँ ये वाला भी ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी,
ये वाला, ठीक है। तो ये नहीं लगाना है, ये वाला सही है। आशीर्वाद होता है आशीर्वाद, वाह के ऊपर, ठीक है, आधा रा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मैंने आपको, संधि जो है वो पिछले ऊपर ही अभी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। देखिए संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है ये पुनः जन्म होता है, ये होगा हमारा पुनः जन्म, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और अगर इसमें पूछ ले कौन सी संधि है, तो ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि हमारी कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की थी, और उसमें से एक टाइप है विसर्ग संधि, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री गणेश। श्री गणेश का तो आपको पता ही होगा कि किसी भी काम को करने से पहले श्री गणेश करते हैं। तो इसका विलोम पूछा है, यानी किसी काम को शुरू कर दिया, अब उसका अंत करना है तो कह देंगे इति श्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा फिर से पैराग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं। इसको स्लाइड कर देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का अंतःकरण सदैव जो है अभाव में क्यों रहता है। तो देखिए मनुष्य का जो अंतःकरण है वो सदैव अभावपूर्ण रहता है, क्योंकि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। आप इसको पढ़िएगा और उसके बाद जो है इसको लगाइएगा, और मोस्टली इसी तरह लगाइएगा कि पहले आप क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा फिर गद्यांश को पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का जो शीर्षक है वो लोभ और असंतोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो जो असंतोष है ये किस प्रकार का, देखिए अंतिम पंक्ति में लास्ट के उसमें दिया गया, असंतोष जो है अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए गद्यांश में जो है वो अभावग्रस्त का यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। तो जो सात्विक जीवन का जो अंग है ये लास्ट की पंक्तियों में दिया हुआ है इसमें, तो इसका जो हो जाएगा सात्विक जो संतोष है, ठीक है, ये सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए विचारकों की एक विशेषता है कि उनमें क्या होता है, देखते हैं। देखिए ठीक है, देखते हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं वो कम होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जो इसकी भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो कम होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो देखिए मनुष्य को जो है बाहरी सुख, देखिए अगर इसमें पैराग्राफ की उसमें हम बात करें तो देखिए जो सुकरात को अपना काम ना करने के लिए जो दिया जाता था, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया है, हाँ ये आ गया, ठीक है। देखिए सुकरात को अपना कार्य ना करने दिया जाता था, तो अनुभव करता था कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य को बाहरी सुख जो है वो क्यों लुभाते हैं। तो देखिए मनुष्य को जो है बाहरी सुख जो है अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं, ठीक है, बाहरी सुख जो है वो अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते। तो देखिए भौतिक लाभ पूछा है, आप पैराग्राफ को पढ़िएगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रचनात्मक कार्य जो होते हैं उन्हें करने के लिए भौतिक सुख जो है वो नहीं लुभाते हैं। जो लोग क्रिएटिव वर्क के लिए जो है बहुत ही एक्टिव रहते हैं उनको ये नहीं लुभाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पूंजी एक का रचयिता कार्ल मार्क्स, एक कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है। तो पूंजी का अर्थ धन संपत्ति है, एक विचार है, विरासत है, नहीं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द क्या। देखिए स्थावर का जो विलोम शब्द है ये क्या होता है, ये जंगम होता है, ठीक है, स्थावर का जंगम। तुलसीदास किसकी रचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि तुलसीदास जो है ये कवि भी हैं और तुलसीदास रचना भी है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो तुलसीदास हैं
ये निराले कवि हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो निराले कवि हैं, इसलिए तुलसीदास जो रचना हो गई वो निराला जी की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने से पहले इनकी और रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, इनकी जो अन्य काव्य रचनाएं हैं वो अनामिका है, ठीक है, आप लिख लीजिए अनामिका है, ठीक है, अनामिका है, परिमल है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है और कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, नए पत्ते हैं, बेला है, अर्चना है, आराधना है आदि, ठीक है। ये सारी जो रचनाएं हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। आगे देखते हैं, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है। देखिए, नाक रगड़ना क्या होता है। नाक रगड़ना का जो अर्थ है वो होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब आप इसको बोल के देखिए जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे। देखिए, पहिया है, पहिया क्या कहता है, चलाया जाता है। लिखावट होती है, मंझधार में फंसी होती है नाव, और पखावज होती है, मतलब पखावज हो गया, ठीक। तो पहिया हमारा क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग है, बाकी सारी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नाक रगड़ना हो चुका है। जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता है के लिए वाक्य शब्द कौन से। देखिए, जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता उसको हम यायावर कहते हैं, ठीक है। जो एक स्थान पर टिकता नहीं है उसे हम यायावर कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो गद्यांश में क्या किया गया है, गद्यांश में जो है वो अधर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। अब देखिए, पराधीन राष्ट्र जो है वो आप पैराग्राफ पढ़िएगा, उसके हिसाब से ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दिया है, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो क्या कर देता है, अपनी सुख और समृद्धि खो बैठता है। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए, गद्यांश का जो सही शीर्षक है वो क्या होगा, वो राष्ट्रीय अभिमान होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक राष्ट्रीय अभिमानी के जो हृदय में अभिमान रहता है, जो अभिमान होता है वो किस लिए होता है। तो ये कहेंगे देश की, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें है हमारा जो ये हो जाएगा देश की भाषा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देशभक्ति प्रेरित करती है। तो देशभक्ति किस लिए, देशभक्ति जो है वो क्या प्रेरित करती है, देखते हैं। ये देखिए, अनौचित्य का निवारण करने के लिए जो है वो देशभक्ति प्रेरित करती है। नेक्स्ट भी हमारा पैराग्राफ है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं, इसको जूम कर देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, शब्दों में कौन सा जोड़ा जो है वो शेष से भिन्न है। तो देखिए, कंकड़ पत्थर, सजाया संवारा, सुख दुख। देखिए, सुख और दुख जो है ये क्या है, ये एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी ये देखिए, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, बाकी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं। कौन जीते हैं, आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उस हिसाब से लगाइएगा। तो देखिए, किसान जो है वो साग को ताक पर रखकर जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है। तो कब भूल जाता है, जब वो फसल काटता है, जब वो फसल लेने की बारी आती है तो वो अपने सुख दुख सब भूल जाता है कि हमने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था। लेकिन खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है। देखिए, किसान जो है खेती के साथ साथ लिखने का कार्य क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि किसान को कोई हीन ना समझे, इसलिए। आप पैराग्राफ के अनुसार आंसर दीजिएगा। अब देखिए, लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव क्यों है। तो देखिए, लेखक को क्यों, क्योंकि जो है कोमल धूप उसे काफ़ी अच्छी लगती है। ये सारे क्वेश्चन हो गए पैराग्राफ के, फटाफट देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, कुवलय भी होता है, अंबुज भी होता है, ये जलद नहीं होता है। अब देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ये जलज होता है ना कि जलद होता है, ठीक है। जलद का मीन्स क्या होता है, ये बादल का पर्यायवाची है। जलद क्या है, ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं, देखिए, जलद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। अब जलद का जो अर्थ होता है वो जल देने वाला होता है। बाकी तीन जो है ये क्या है हमारे, ये कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तल्लीन शब्द में जो तल्लीन शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तत्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तत्लीन। अब इसमें अगर जो संधि पूछेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, लिख लेते हैं, पूछ भी सकता है, ये व्यंजन संधि हो जाएगा हमारा, ये तत्लीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ता जो हलंत लगा हुआ है इससे हो जाएगा। ठीक है, ता को ल बन गया है ये। नेक्स्ट देखते हैं रामचरितमानस की रचना किसमें की गई है। तो देखिए रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अवधी भाषा में की गई है और ये रचना पूछ लेता है किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। ठीक है, ऐसे करिएगा, तुलसी के राम, यानी रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कपटी मित्र के लिए मुहावरा कौन सा है। तो देखिए कपटी मित्र जो होते हैं इनके लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है। जैसे कपटी मित्र हैं, जैसे सांप, आस्तीन का सांप हो गया, कपटी मित्र हो गया, दांत काटी रोटी का मुहावरा है। तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ जो है ये सब गहरी दोस्ती से माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। तो देखिए मदिरा पीने का जो प्याला है उसको क्या कहते हैं, उसको चस्क कहते हैं। ठीक है, ये वाला चस्क होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। चस्क कहते नहीं है, चस्का लगा है ना, चस्का लगा के पीते हैं, तो ये चस्क होता है। चश्म का अर्थ नेत्र से होता है। ठीक है, कहते नहीं कि चेहरे जैसे आपने आर्ट वगैरह में बनाए होंगे, तो देखिए चश्म जो होते हैं, एक चश्म चेहरे होते हैं, दो चश्म होते हैं, तीन चश्म होते हैं, तो वो चश्म होता है, चश्म। लेकिन यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, चस्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर पैराग्राफ है, इसको जूम कर देते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं इसके हम। देखिए उद्गद्धांश का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है, कर्मवाद से है। गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। तो गद्यांश में जो है ये महात्मा गांधी के ऊपर है, तो उन्होंने मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। तो देखिए इसमें जो महापुरुष हैं इनके बारे में क्या कहा है, ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका क्रियान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। तो देखिए गद्यांश में जो है महात्मा गांधी के विषय में यही कहा है कि एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं वे जो है केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनियों करनी में अंतर था, नहीं नहीं नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तथस्थ और चिंतन के जो अभिप्राय है उससे क्या कहते हैं। देखिए जो तथस्थ है और चिंतन है इसमें क्या होता है कि जो है ये निष्पक्ष होकर सोच विचार करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैराग्राफ है, पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। आसमान में मुक्का मारने से क्या आशय है। तो देखिए आसमान में मुक्का मारने से क्या आशय है कि निरर्थक ही कार्य करना होता है। अब देखिए बुद्धिमानी नहीं है, किस में नहीं है, तो देखिए बुद्धिमानी नहीं है आसमान में मुक्का मारना, इसी से रिलेटेड है ये। अब देखिए साहित्य कला नृत्य आदि क्या हैं, आदि जो है व्यर्थ हैं यदि उनमें क्या ना हो, यदि उनमें साहित्य ना हो, है ना, कला नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनमें क्या है, मनुष्य का जो है हित ना हो सके, तो ये सब व्यर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं दिया है निम्नलिखित शब्दों में जो वर्तनी है ये कौन सी अशुद्ध है। आप शुद्ध और अशुद्ध पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। तो देखिए पुष्पांजलि होता है, सही है, भास्कर होता है, सही है, उज्जवल होता है, ये भी सही है। कभी कभी आपको उज्जवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी पूछ लेता है कि ऐसे पूछ लेगा या ऐसे पूछ लेगा, ये तो ये सब गलत है, ये ही शुद्ध वर्ण है। अब देखिए ये है शुद्ध शब्द है। अब देखिए ये क्या है, निरपराध दिया हुआ है, तो निरपराध नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं सही से लिखती हूँ। देखिए क्या होता है, ये निरपराध होता है, निरपराध होता है। ठीक है, ये शुद्ध है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आ सकता है ये। अब देखिए पैरों से सिर तक के लिए वाक्य कौन सा होता है ना, तो पैरों से सिर तक के लिए जो वाक्य होता है ये अपाद मस्तक होता है। कौन सा होता है, अपाद मस्तक। नेक्स्ट है हमारा पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का जो अर्थ होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ठीक है,
मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। कवि और उनकी रचना के बारे में देख लेते हैं। देखिए शिवराज भूषण की जो रचना है, ठीक है, हाँ देखते हैं इसको, ठीक है। तो शिवराज की जो शिवराज भूषण की जो है, ये भूषण कवि शिवराज की ही रचना है। शब्द रसायन जो है वो देवदत्त की है। परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उद्धव शतक जो है, ये उद्धव शतक जो रचना है ये हमारा गलत दिया, और ये किसकी है, ये जगन्नाथ रत्नाकर की है। लिख देते हैं, जगन्नाथ रत्नाकर की है, ठीक है, जगन्नाथ रत्नाकर, रत्नाकर भी केवल दे देता है, ठीक है, जगन्नाथ रत्नाकर की है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद भी बहुत बार पूछता है। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है ये भी पूछ सकता है, तो गुण संधि होगी, ठीक है। ये स्वर्ण संधि का भाग है, स्वर्ण संधि में गुण संधि होगी। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके आंसर देखते हैं हम, क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। देखिए दिया है गद्यांश में अंधकार शब्द किसकी ओर संकेत करता है, तो किसकी ओर संकेत करता है, ये अपराधों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट देखते हैं लेखक ने किसे सबसे बड़ा अपराध कहा है, तो लेखक ने किसे सबसे बड़ा अधिकार कहा है, वो अंधकार को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा अधिकार जो है, इन्होंने अंधकार उसको बोला है। नेक्स्ट देखते हैं जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसे जूम कर लेते हैं। अंधकार का जो निषेध है ये किस ओर संकेत करता है, तो देखिए अंधकार का जो निषेध है ये क्या करता है, ये हमारा यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण और बुराइयां ही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा हो जाएगा कि इस मेन जो कहेंगे तो बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा गद्यांश है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेखक के अनुसार हम कितने प्रकार के अन्याय करते हैं, तो देखिए लेखक के अनुसार अगर जो हम बात करें तो जो निम्न वर्ग के हैं उनके लिए लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, तो निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं लेकिन इसके हिस्से में शब्द ही आते हैं कि वाक्य के लिए रेखांकित शब्द, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा कभी ना पूरा होने वाले वादों की तरफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर हमने किसे नीचे रख छोड़ा है, तो किसे हो जाएगा, वो निम्न वर्ग को हो जाएगा। जो इसका पैराग्राफ है वो निम्न वर्ग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा जो है वो वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है, तो सदाधन एव, ठीक है, सदाधन एव होता है। इसके हम अगर संधि विच्छेद की बात करें तो सदा धन एव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये पूछे किस चीज़ का है तो ये वृद्धि संधि का है, ठीक है, वृद्धि संधि का है। ये कैसे बनता है वृद्धि संधि में, देखिए आ और ए बन के जो है बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द की बात करें तो वो जिज्ञासु होता है, ठीक है। जबकि जीने की इच्छा वाले को जिजीविषा कहते हैं, ठीक। और जानने या ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, तीनों बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करें तो देखिए इनमें क्या है, अशुद्ध वाक्य देखिए ये हो जाएगा हमारा ए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये गलत है हमारा। इसका जो मेन अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो इसमें करना जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सारे सही हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं दाता का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा, तो दाता का क्या होगा, दाती नहीं होगा, दाता का दात्री हो जाएगा,
ठीक है, धात्री नहीं होता है, दात्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए भिन्नार्थक कौन से हैं। अनिल का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो वायु होता है ना। अनिल का जो है वो वायु होता है। पावक हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, ये तीनों किसके हैं, ये आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, ये पैराग्राफ है। देखिए पैराग्राफ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाइएगा, मे बी इन्हीं में से कोई आ जाए या जहाँ से भी आपने लगाया वही आ जाएगा। ये पैराग्राफ तो कहीं से भी आ सकते हैं। देखिए ऐसा ही पैराग्राफ एक सीटेट में आया हुआ था, ये मनु वाला, ठीक है, और ये इस बार पेट में दे दिया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है, मन को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो देखिए मन को उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का जो प्रयोग किया था ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है ये सीटेट में आया हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा, यही सारे क्वेश्चंस पूछता है, इन्हीं में से पैराग्राफ्स आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने वगैरह शब्द को, जो शब्द है उनको, उन पर आपत्ति क्यों जताई थी। तो इस पर आपत्ति इसलिए जताई थी उन्होंने, वगैरह शब्द में कार्य के विचार की जो है स्पष्टता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने डायरी लिखने के लिए लिखने को इबादत जैसा क्यों कहा है। तो देखिए दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा है, ठीक है। फटाफट आंसर देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, इसको जूम कर देते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है, इसलिए डायरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मन की बातों को भी डायरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो देखिए आप पैराग्राफ को पढ़िएगा, तो डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और वह ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार किस दिशा में, जो कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट भी हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए उपरोक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या होगा। देखिए जो उपरोक्त जो गद्यांश है ये क्या है, ये रामकुमार वर्मा की क्या है, ये एकांकी है। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश की जो प्रयुक्त शैली है वो कौन सी है। तो ये कौन सी होगी, आलोचनात्मक शैली है, ये आलोचनावादी थे रामकुमार वर्मा के बारे में, ठीक है। जो एकांकी का जो मूल स्वर है वो क्या है, ये क्या है, आदर्शवादी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश के जो एक मिनट, जो क्वेश्चन आंसर है वो आप उसको पढ़ के लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुचित बात के लिए अनुग्रह करने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। देखते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए वाक्यांश शब्द क्या होगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम दुराग्राही कहते हैं, ठीक है, उसे हम दुराग्राही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या है कि विलोम शब्दों का कौन सा एक जोड़ा जो है वो गलत है। तो देखिए उद्यमी का जो विलोम है ये निरुद्धम होता है। ये देखिए उद्यमी का जो विलोम है ये क्या होता है, ये निरुद्धम होता है, उद्यम का नहीं होता है। तो यही हमारा, बाकी सारी क्या है, बाकी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, कलेजे पर सांप लौटना, इसका क्या अर्थ होता है, ईर्ष्या से जल उठना। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ऊपर भी आपको कराया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विशिक, विशिक माने क्या होता है, विशिक जो है, विशिक है, तोमर है, नसाज है और ये शायक है इत्यादि जो ये क्या है, ये बाण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोयोग, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है। देखिए मनोयोग में कौन सी हो जाएगी, वो विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा, मनः धन योग, ठीक है, यानी मनोयोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। तो इसका जो मूल कथन है वो क्या होगा, निःशस्त्रीकरण और विश्व क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जूम करते हैं इसको, भयंकर विनाशकारी जो आधुनिक जो शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी थी। तो किसने दी थी, ये अमेरिका की विजय ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं,
एटम बम की जो अपार शक्ति है, शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो ये कैसे हुआ? ये जापान की अजेय शक्ति की पराजय से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े बड़े देश जो है ये आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र हैं क्यों बना रहे हैं? तो ये हो जाएगा हमारा पारस्परिक भय के कारण बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक युद्ध जो है वो भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों? क्योंकि जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिकांश जो जनता है और इनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ है, इसको आप देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लगाते हैं इसके। ठीक है, देखते हैं, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है? तो ये हो जाएगा बात कहने का तरीका, कि हम अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। संवाद तभी सार्थक होता है, देखिए ये वाला भी पैराग्राफ आया हुआ है। ठीक है, संवाद तभी सार्थक होगा जब कहने सुनने वाले सक्रिय हों। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ या आप सिर्फ कहते जा रहे हो मैं सुन नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खामोशी बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है? तो जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें शांत होना है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत तरीके से जानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लेखिका के अनुसार संगीत स्वर को कौन सा बच्चा सुन पाता है? तो कौन सा बच्चा सुन पाता है? ये हो जाएगा हमारा, पियानो के पास खड़ा हो वो सुन लेगा। ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? उसे आशातीत कहते हैं। और ऐसी बात जिसे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे उसे क्या कहते हैं? उसे आशाजनक कहते हैं। और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्याशित कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तनुजा जो है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है, इसलिए यही हो जाएगा। बाकी रविजा है, सूरिजा है, अर्कजा है, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रचना पूछी गई है, कौन सा जोड़ा गलत है? देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है, ये सही है। ठीक है, और रसज्ञ रंजन ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये भी सही है। स्कंदगुप्त ये भी सही है, सॉरी ये गलत है हमारा। ठीक है, स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद का है, ये गलत है हमारा, ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का है। बाकी अशोक के फूल हजार होते हैं, तो ये इनका हो जाएगा। रसक रंजन यानी रस जो है वो महावीर के नाम का पियो। संस्कृति के 4 अध्याय कैसे होते हैं? बड़े ही अच्छे होते हैं और दिन में लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क का विलोम क्या होता है? तो शुष्क का जो विलोम है वो आर्द्र होता है। ठीक है, और अगर हम उष्ण की बात करें तो शीत हो जाएगा, उष्ण शीत का विलोम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, आविष्कार जो है, आविष्कार ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी अशुद्ध है। देखिए, देवर्षि होता है, लिख देते हैं, पूछ सकता है, देवर्षि होता है। ठीक है, ये सही है। बाकी निशब्द होता है, ये यहाँ पे विसर्ग लगेगा, जैसे निशब्द होता है। 1 मिनट, ये हो गया। ठीक है, और ये जा माता होता है, ये यहाँ पे डंडा लगेगा, सॉरी बड़ा की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 1 मिनट रुकिए, इसको पॉज वो, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं हम। पहला है हमारा, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो
स्वतंत्रता भी था, समानता भी था, सक्रिय जो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी थी, यानी उपरोक्त तो चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, जूम करते हैं, आज़ादी के लिए जो संघर्ष है ये किसने चलाया था? तो ये देश की जनता ने चलाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था का मूल है ये किसने किया था? तो ये उपरोक्त सभी, यानी समानता है, विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता सभी का है। नेक्स्ट है हमारा, आंदोलन से जो आंदोलन का जो असर है किस पर पड़ा था? तो ये किस पर पड़ा था? सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी थी, इसका जो असर पड़ा था उससे। ठीक है, कांग्रेस की क्या मांग थी? तो देखिए कांग्रेस की मांग क्या थी कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। युवा कवियों की नई पहुंच से क्या तात्पर्य? तो जो युवा कवि हैं उनकी नई पहुंच से तात्पर्य वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। देखिए ये भी पैराग्राफ जो है ये क्वेश्चन जो टीचिंग एग्जाम में है वो आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? तो देखिए पंजाब के जो कवि हैं उनका जो लेखन विषय है ये क्या है? भ्रष्टाचार है। नेक्स्ट है, कविताओं का स्वरूप देशी नहीं है, वाक्य से क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या है, ये कविताओं की जो अभिव्यक्ति है पश्चिम से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किसका शोषण हो रहा है? तो ये किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये पैराग्राफ टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के जो आदमी हैं सामान्यतः क्या पहनते थे? तो वो कुर्ती और लुंगी पहनते थे। ठीक है, तो ये हमारे थे 10 प्रैक्टिस सेट, जिसकी टोटल हिंदी मैंने आपके सामने करा दी है। आप इसको जो है अच्छे से देखिएगा। निश्चित ही मैंने इसमें सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम पैराग्राफ करा दिए हैं और बहुत सारे पैराग्राफ कराए हैं। मान के चलिए एक प्रैक्टिस सेट में 2 पैराग्राफ थे तो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, यानी आपके 20 पैराग्राफ हो गए ये। ठीक है, 20 पैराग्राफ हो गए, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। आप इनको अच्छे से देखिएगा, लगाइएगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपके जो भी आपका एग्ज़ाम है 15 और 16 में, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।